सो वेलकम बैक दोस्तों। भाई आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज हम पढ़ने से पहले ये बात देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना, शायद आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले फिजियोलॉजी का वीडियो डाल रहा हूं, तो फिजियोलॉजी का वीडियो डाला, फिर बायोकेमिस्ट्री का वीडियो डाल रहा हूँ, फूड साइंस का वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये जितने सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन के, उसका मैं एक एक वीडियो करके डाल रहा हूँ। और हमारा ऑलमोस्ट अभी जो है फिजियोलॉजी का एक चैप्टर खत्म हो गया है, फूड साइंस का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके बाद में हमारा जो है पब्लिक न्यूट्रिशन का भी एक चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके बाद में फूड माइक्रोबायोलॉजी का हमारा चैप्टर शुरू है। ओके, अब मैं ये बात मुझे समझ में आ रही है कि जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि पता है आपको कि जो पब्लिक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, ओके, पब्लिक न्यूट्रिशन, ओके, तो ये जो पब्लिक न्यूट्रिशन यूनिट है या ये जो सब पब्लिक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए क्या है? नया है। ओके, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है भाई, ओके, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? फूड साइंस। ओके, तो फूड साइंस जो है ये भी सब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? नया है। उसके बाद में जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी, ओके, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ओके, ये भी जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये भी हमारे लिए क्या है? नया ही है। ओके, लेकिन जो अभी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं जो कि है फिजियोलॉजी के टॉपिक, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी हमारे लिए क्या है? हमें पता है फिजियोलॉजी में हमें ये हमें क्या है? नोन है। उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रिशन है, ओके, न्यूट्रिशनल जो केमिस्ट्री है हमारी, ओके, न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री, तो ये भी हमारे लिए क्या है? बायोकेमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री है। तो ये न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री भी हमारे लिए क्या है? नया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आएंगे, फैट आएंगे, लिपिड आएगा, जो हमारे लिए इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है यहां से जो है फिजियोलॉजी के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर जो नोन है, जो हमने 12th के अंदर, 10th के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। मेरा पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, फिजियोलॉजी जो है ये क्या है? ये हमने पढ़ चुका है। ये जो है हमारे लिए नोन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद में इम्यून सिस्टम, ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो है वो नोन है। उसके बाद में जो कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक हमारे लिए क्या है? न्यू है। और मोस्ट ऑफ अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि यहां पर जो है कि फिजिकल, ओके, तो फिजियोलॉजी है, इसके अंदर टॉपिक जो है वो नोन है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ओके, बस एग्जाम के लिए समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक है, समझ रहे हो कि इसके अंदर क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे माउथ आता है, सब स्टमक, इंटेस्टाइन, ओके, उसके साथ में जो ग्लैंड है, लीवर है, ये, तो इसमें के मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे लिए नोन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो में क्या बना रहा हूं कि वीडियो के अंदर में यहां पर हमारा टाइम पास हो रहा है, समझ रहे हो आप, कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं मोस्ट ऑफ द टॉपिक नोन है। तो मैं सोच रहा हूं कि उसके अंदर या वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से अच्छा है कि जैसे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे, तो इसमें से ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमारे लिए क्या है? न्यू है। तो हम वही चैप्टर के मैं क्या करूंगा? लेक्चर बनाऊंगा, समझ लो। तो वही टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बात तो सही है। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो मैं सबसे पहले समझाऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, के अंदर क्या है? ग्लैंड्स आते हैं और एलिमेंट्री कैनॉल आता है। फिर एलिमेंट्री कैनॉल के अंदर मैं बताऊंगा माउथ आता है, बक्कल कैविटी आती है, लैरिंग्स फैरिंग्स आता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर मैं ग्लैंड के अंदर बताऊंगा लीवर, ये वगैरह। तो आप बोलोगे यार ये सब आप पढ़ चुके हो और मैं भी पढ़ चुका हूं 12th के अंदर, बीएससी के अंदर हम ये सब पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर वीडियो बनाना एक टाइम पास ही होगा हमारे लिए। तो इससे बेटर है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर जो है कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे लिए, ओके, न्यू हो गए, ओके, तो वही टॉपिक मैं आपके लिए लूंगा। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर क्या न्यू टॉपिक्स है हमारे लिए? जैसे कि जो हार्मोन्स है, ओके, हार्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हार्मोन्स है, ये टॉपिक हमारे लिए क्या है? नया है। दूसरा जो है डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर्स, ओके, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए क्या है? नया है। तो मैं वीडियो जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा, समझ रहे हो?
इंस्टेड ऑफ की डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, ये कैसा है, ये सब कुछ हो चुका है हमारा। हमें जो है फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट जो है या जो न्यू है वही पढ़ना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जो पुराना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे वीडियो प्रेजेंट है अबाउट व्हाट, कि भाई बहुत सारे वीडियो प्रेजेंट है, ढेर सारे वीडियो प्रेजेंट है अबाउट डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, कि भाई इसके अंदर माउथ का क्या फंक्शन है, लिवर का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है। तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट है, और अगर मैं वो वीडियोज को रिपीट कर रहा हूं या मैं बना रहा हूं तो मैं अपना भी टाइम पास कर रहा हूं और आपका भी टाइम पास कर रहा हूं। बात को समझ रहा हूं? तो जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये हम इसके अंदर की जो ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स के अंदर जो न्यू पॉइंट्स है, न्यू टॉपिक्स है, मैं उसी के ऊपर वीडियो टॉपिक था कि मैं आपको सब लोगों को, आप लोग अगर एग्री करते हो तो मुझे लाइक करिए और कमेंट में भी बताइए कि जो मैं बात आपको बता रहा हूं शायद आप भी इससे एग्री कर रहे होंगे, तो कमेंट में मुझे यस करके या फिर थम्स अप करके आप वहां पर कमेंट में मुझे बता सकते हो। ओके, मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत ही कम है, लेकिन हम इसको जो है बढ़ाएंगे, न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और हम ये जो न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है जो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है उससे मैं आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी कोशिश है, समझ रहे हो। मैं आपको न्यूट्रिशन का सारा नॉलेज, टॉपिक चालू था फिजियोलॉजी का, वो चालू था सेल। तो सेल के अंदर हमने पिछली वीडियो में कवर किया न्यूक्लियस, उसके बाद में सेंट्रियोल और प्रोकैरियोटिक सेल और उनका डिफरेंस जो है वो हमने कवर किया पिछली वीडियो के अंदर। उसके बाद में हम देखने वाले थे सेल साइकिल, लेकिन सेल साइकिल जो है आप देख चुके हैं, पता है आपको कि सेल साइकिल जो है, ओके, सेल साइकिल आपको भी पता होगा। ओके, सेल साइकिल जिसमें क्या आता है जिसमें सबसे पहले फिर G1 फेज, फिर क्या आती है G2 फेज, फिर क्या आता है यस, और फिर क्या आता है ओके G1, ओके, फिर क्या आता है यस, फिर क्या आता है G2 फेज, और फिर आती है माइटोटिक स्टेज, ओके, या फिर मियोटिक स्टेज, ओके, और यहां से फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, और फिर एक सेल से दो सेल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल साइकिल, जो कि हमें पता है, जो हम सीख चुके हैं भाई मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है, हमें पता है यार। अब अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी वीडियो बना लूं तो मेरा जो टाइम है या आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। उस टॉपिक को अगर आप उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, समझ रहे हो। तो मैं इसमें टाइम, आपको पता है कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबको पता है। उसके बाद में ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना है 55%, सेल कितने हैं 45%, जो कि आपको पता है। फिर सेल कौन से है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, फिर डब्ल्यू से ग्रैनुलोसाइट्स है, अग्रैनुलोसाइट्स है, पता है आपको यार। ग्रैनुलोसाइट में फिर न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, अग्रैनुलोसाइट में क्या आते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो पता है यार आप लोगों को। तो वो मैं पढ़ाने लग जाऊं तो भाई आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। सीधा चलते पॉइंट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले उसमें से। तो आपको पता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, अल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। तो अल्ब्यूमिन का रोल क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अल्ब्यूमिन क्या है, मेंटेन द प्लाज्मा वॉल्यूम, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करने का काम अल्ब्यूमिन का। इसका मतलब क्या है कि अल्ब्यूमिन जो है ये क्या है, ब्लड वेसल, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम या बाइल्स है, इनको जो है ये अल्ब्यूमिन क्या करता है, बाइंड करता है, इनको बाइंड कर लेता है, और ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स है या जो प्लाज्मा जो है वो क्या नहीं, बाहर ना जाए। ओके, कि प्लाज्मा जो है या ये जो मॉलिक्यूल जो है ये क्या नहीं जाए, प्लाज्मा के बाहर ना जाए। तो इसको अल्ब्यूमिन क्या होता है, बाइंड हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स को, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स है मूव कर सके, कहां से, ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल से बाहर भी ना जाए। साथ ही में प्लाज्मा भी जो है वो बाहर ना जाए। प्लाज्मा मतलब क्या है, यहां से, ओके, तो प्लाज्मा भी यहां से लीक ना हो जाए। ओके, तो उसकी जो है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो किसका है, अल्ब्यूमिन का रोल है। तो अल्ब्यूमिन मेंटेन द प्लाज्मा वॉल्यूम। उसके बाद में क्या है, फाइब्रिनोजेन। अब ये फाइब्रिनोजेन का क्या काम है, तो फाइब्रिनोजेन आपको पता होगा जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, क्लॉट ऑफ द ब्लड, कि प्लेट हमारी जब ब्लड वेसल कट होती है या रप्चर होती है तो उस समय सबसे पहले जो
प्लेटलेट सेल है वो उस कटी हुई, समझो यहां से जो हमारी ब्लड वेसल है वो कट गई, तो यहां से ब्लड क्या हमारा फ्लो होना चालू हो गया। तो सबसे पहले सेल के अंदर के जो क्या है प्लेटलेट्स है वो यहां पर जाके क्या होंगे, ऐसे क्लम्स हो जाएंगे, क्लम फॉर्म करेंगे यहाँ पर एक ढक्कन जैसा काम करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे क्लम फॉर्म करेंगे। उसके बाद में जो प्लाज्मा के अंदर क्या है फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो इसके ऊपर आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करेंगे। सो ब्लड क्लॉट जो है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या है फाइब्रिनोजेन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन नथिंग बट यहाँ पर क्या बात हो रही है इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी जो है वो भी प्रेजेंट है कहाँ के प्लाज्मा के अंदर, और जो काम क्या करते हैं हमारे लिए। ओके, तो ये ग्लोबुलिन नथिंग बट इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपको पता है एक्ट एज अ इम्यून सिस्टम या फिर एक्ट एज व्हाट डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जिनका डिफेंस करते हैं। ओके, प्रोटीन जो है प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन जो है वो एज अ रिजर्व फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके, और वो स्टारवेशन सिचुएशन में यही प्रोटीन हमारी बॉडी यूज करती है। स्टारवेशन मतलब आपको पता है जब हमारे पास क्या है फूड अवेलेबल नहीं है बॉडी के पास, या जब बॉडी में फूड मटेरियल फूड जो है या प्रोटीन जो है वो कम है, तब ये जो रिजर्व प्रोटीन है वो बॉडी यूज करती है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में जो बेसोफिल सेल है WBC वो क्या रिलीज करती है हिस्टामाइन रिलीज करती है, और ये हिस्टामाइन जो है इसका क्या है इंफ्लामेटरी फंक्शन है। ओके, उसके बाद में क्या है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट जो है याद रखिए प्लेटलेट सेरोटोनिन नाम का प्रोटीन रिलीज करता है, और ये जो सेरोटोनिन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। ओके, इसको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आएगा यार, इरिथ्रोपोइसिस, ओके, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, तो इसको यार पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, नहीं तो वही घिसा हुआ टॉपिक पढ़ के क्या यार, आपको भी पता है। ओके, तो स्टार्ट करते इरिथ्रोपोइसिस। ओके, इरिथ्रोपोइसिस, ओके, इरिथ्रोपोइसिस, ओके, सो इरिथ्रोपोइसिस। अभी इरिथ्रोपोइसिस मतलब आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। इरिथ्रो का मतलब यहां पर आपको पता है क्या होगा RBC। ओके, उसके बाद में पोइसिस का मतलब क्या होगा मेकिंग। ओके, मेकिंग। ओके, तो RBC मेकिंग, सो फॉर्मेशन ऑफ द RBC या फिर प्रोडक्शन ऑफ द जो RBC है जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली इरिथ्रोपोइसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द RBC or formation of what, not only RBC, formation of red blood। okay, formation of what RBC। okay, erythropoiesis क्योंकि रेड है erythropoiesis है, formation of RBC। okay, अब यहां पर हमें क्या देखना है फॉर्मेशन ऑफ RBC के अंदर, कि भाई फॉर्मेशन ऑफ RBC आपको पता है कि RBC कहां पर फॉर्म होती है, सबसे पहले कहां पर फॉर्म होती है भाई बोन मैरो के अंदर। ओके, तो बोन मैरो आपको पता है बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। दूसरा RBC सेल कहां पे फॉर्म होती है लीवर के अंदर फॉर्म होती है। दूसरा और RBC कहां पर फॉर्म होती है स्प्लीन के अंदर भी RBC फॉर्म होती है। ओके, उसके बाद में अब यहां पर कौन सी सेल फॉर्म करती है स्टेम सेल जो है वो क्या फॉर्म करती है, यस, बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल है वो फॉर्म करती है व्हाट RBC। ओके, पोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल TH, ओके, THSC हिमो। ओके, तो टोटीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं इसे। ये जो सेल है ना ये रैपिडली अंडरगो द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, समझ लो प्रोलिफरेशन और दूसरा है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन, समझ लो, तो ये डिवाइड भी जल्दी होती है और अपना रूप भी जल्दी बदल लेती है, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइस, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल जैसे स्टेम सेल क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है इनटू द RBC,
और प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, यहाँ प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है भाई, डिवाइडिंग, इसके क्या बोलते हैं कि ओके ये डिवीजन है, ये क्या है डिवीजन। और ये डिफरेंशिएशन मतलब क्या है कि कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या करके अपना फॉर्म चेंज कर दिए, कैन कन्वर्ट, ओके इसको क्या बोलते हैं कन्वर्ट हो जाती है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे हो। डिफरेंशिएट हम बोलते हैं ना कि स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू द आरबीसी। अब हम यहां पर देखने वाले कि हमें पता लग गया कि बोन मैरो के अंदर क्या होती है, बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर भी क्या होता है, क्या होता है, यस बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब क्या इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है यहां पर। ओके ये है भाई प्लेस जहां पर होती है। अब जो है ओके तो हमारी जो लाइफ की जो स्टेजेस है ना, या हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग, हमारे एज के अकॉर्डिंग जो पोजीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेल है या जो प्लेस है, ओके जो ऑर्गन जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अवर व्हाट एज, अकॉर्डिंग टू अवर एज। ओके हमारी जो सेल फॉर्मेशन के जो प्लेसेस है, ये जो प्लेसेस है या ओके ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ की जो स्टेज चल रही होती है, जैसे जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, ओके ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज, तो उस वक्त हमारी जो वस्कुलर सिस्टम है, समझ लो इंट्रावस्कुलर, ओके इंट्रावस्कुलर, ओके इंट्रावस्कुलर फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी होता है। ओके जो हमारी ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर की जो ये एंडोथेलियल सेल है ना, ये एंडोथेलियल सेल ही कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द आरबीसी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके फिर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से इंट्रा यूटेराइन, ओके इंट्रा यूटेराइन स्टेज में जब जाते हैं तो यहां पर फिर ये जो है, तो यहां पर फिर हमारी बॉडी जो है वो कहां से, लीवर या फिर स्प्लीन के अंदर क्या करती है, स्प्लीन, लीवर या स्प्लीन जो है ये क्या फॉर्म करता है, आरबीसी फॉर्मेशन करता है थर्ड यूटेराइन स्टेज के अंदर, फिर एंड स्प्लीन के अंदर। और इन द जो हमारी ब्लड वेसल है, ओके जो ब्लड वेसल है और टिश्यू है, ओके इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ओके मिजेनकाइमल या कनेक्टिव टिश्यू जो है, यहां पर जो है ब्लड फॉर्मेशन है, यहां पर आरबीसी फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द थर्ड यूटेराइन स्टेज के अंदर। उसके बाद में फिर फोर्थ यूटेराइन स्टेज में हम जब आते हैं तब जो है लीवर से ओके बोन मैरो के अंदर, फिर वहां पर बोन मैरो जो है, ओके फिर वहां से बोन मैरो में इनिशिएट हो जाता है, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो। और फिर हम जब फिफ्थ स्टेज में आते हैं, मीन्स फिफ्थ स्टेज मतलब जब हमारी बर्थ हो जाता है, जब हम बॉर्न हो जाते हैं और बर्थ जो हो जाता है होते हैं, उसके बाद में जो है ओके उसके बाद में यही स्टेज कहां पर चली जाती है, कंप्लीटली फिर कौन एक्वायर करता है, बोन मैरो। फिर कंप्लीटली ये सारी की सारी प्रोसेस कहां टेक प्लेस होती है, बोन मैरो के अंदर। सबसे पहले इंट्रावस्कुलर, फिर जाता है लीवर एंड स्प्लीन, एंड इन बिटवीन द व्हाट ब्लड एंड टिश्यू, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर फॉर्मेशन होता है। फिर जो है कहां पर शिफ्ट होता है, बोन मैरो में फिर इनिशिएट हो जाता है। और फिर लास्ट में सारा का सारा जो है टेक ओवर कौन कर लेता है, बोन मैरो। अब यह एज होती है कि हम बॉर्न हुए, बॉर्न होने के बाद हम फिर 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, ओके थोड़ा हमारी जो एज है वो बढ़ती चली जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी एज बढ़ती है उसके साथ में जो हमारी रेड बोन मैरो की रिक्वायरमेंट जो है, हमारी नीड फॉर द आरबीसी जो है वो बढ़ जाती है, नीड फॉर द आरबीसी वो बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है, ओके रिलेटिवली कि इतनी नहीं बढ़ती कि हमारे एज के साथ कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती है। जैसे हमें पता है कि हमारी जो एक रेंज होती है, आपको पता होगा 4 पॉइंट या ओके 4.7 या 4.8 ओके मिलियन पर क्यूबिक एमएम एक रेंज है आरबीसी की, वहां तक ही बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हो। तो
रिलेटिवली इतना नहीं बढ़ता है। तो हमें जो है कि रेड बोन मैरो भी इतना नहीं चाहिए। तो बॉडी क्या करती है कि इतनी आरबीसी की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा ही नीड नहीं है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही नीड है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ बोन मैरो जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द येलो बोन मैरो। और इसके अंदर क्या है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, इसके लिए ये जो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, ओके, तो इसलिए इसका जो कलर है वो येलो है, येलो बोन मैरो। ओके, और ये लॉन्ग बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और मोस्टली जो है लॉन्ग बोन के अंदर जो स्टार्टिंग में है, लार्जर पार्ट जो है आपको क्या दिखेगा, येलो बोन मैरो दिखेगा इन द लॉन्ग बोन के अंदर। मोस्टली जो रेड बोन मैरो है वो हमें दिखता है इन द वॉट, वो हमें दिखता है। ओके, मैं आपको बताता हूं एरियाज कहां पर हमें रेड बोन मैरो मिलेंगे। तो रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन हमें स्टर्नम में, पेल्विक में, इलैक क्रेस्ट में, वर्टिब्रा में, ओके, हमारे जो वर्टिब्रा है उसमें, उसके बाद में हमें मिलेगा हमारे स्कल के अंदर। ओके, तो ये सारी पोजीशंस है जहां पर आपको क्या मिलेगा, ओके, हमारी मोस्टली यहां पर स्टर्नम और जो हमारे इलैक क्रेस्ट है या हिप बोन है, वही जो है वो कंसिडर किए जाते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, ओके, तो यही जो है पेल्विक रीजन, तो यही जो दो साइट है, ओके, यही मोस्टली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसी से ही हम टिश्यू निकालते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ द, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है वहां से हमें बोन मैरो मिलेगा। तो यहां पर आपको रेड बोन मैरोज मिलेंगे। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।